अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुज्जर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। दोस्तों सर उमर लतीफ़ साहब लॉ टीचिंग की फ़ील्ड में अपना एक मकाम रखते हैं और वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनकी एक वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि कौन-सी इम्पोर्टेंट लॉ बुक्स हैं, ये ब्रीफ़ करते हुए। तो वो 4 किताबों के बारे में बताते हैं कि कोई भी जो यंग लॉयर है, जो अभी-अभी प्रैक्टिस में आया है और अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ कर रहा है और एक लाइब्रेरी सेटअप करना चाहता है अपनी बुक्स के रिगार्डिंग। तो उसके पास जो 4 किताबें सबसे पहले उसे खरीदनी चाहिए, वो उन 4 किताबों के बारे में उन्होंने बताया। अब वो किताबें कौन-सी हैं? मेजर सिविल एक्ट, क्रिमिनल एक्ट और सिविल एक्ट हो गया, क्रिमिनल एक्ट हो गया, मेजर दोनों, और उसके साथ मैनुअल ऑफ फैमिली लॉज़ और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यानी ये 4 किताबें हैं जो उनके पास लाज़मी तौर पर होनी चाहिए, और इसके साथ एक किताब को और उन्होंने इज़ाफ़ा किया जो है ब्लैक लॉ डिक्शनरी, ये उनके पास होनी चाहिए, जिसका 9th से 10th से ऊपर वाला कोई एडिशन होना चाहिए, जो लेटेस्ट हो। अच्छा, इन 4 किताबों के बारे में बता के उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, जैसे एडीपीपी वगैरह की, या कोई बंदा खुद से अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहता है, खुद प्रैक्टिस की फ़ील्ड में आना चाहता है, उसके लिए, और उसके साथ-साथ अगर कोई जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहता है, जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसके लिए भी इन 4 किताबों का होना लाज़मी है। एंड दीज़ बुक्स आर मोर दैन इनफ। अगर ये किताबें उसके पास हैं, तो उसके पास तैयारी के लिए काफ़ी या मुकम्मल मवाद उसके पास काफ़ी हद तक सफिशिएंट मवाद उसके पास मौजूद है, वो इन्हीं से तैयारी कर सकता है। तो ये उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैंने ये इरादा किया कि क्यों ना ये जो 4 बुक्स हैं, इसे अब आप अहबाब के साथ मिलके, दोस्तों के साथ मिलके इनको रीड आउट किया जाए फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू द टिल द एंड ऑफ दैट बुक। इनको पढ़ा जाए अव्वल ता आखिर, ताकि वो मेरे लोग वो मेरे दोस्त जो इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते, तो उनके लिए भी आसानी हो कि ये मैं उसको पढूँ और एक्सप्लेन कर दूँ उर्दू ज़ुबान में, ताकि वो उसको समझ सकें, जो उसमें लिखा है उसको ग्रैब कर सकें, वो उनको बताया जा सके। और इस तरह से एक वीडियो लाइब्रेरी एक तरह से बनती जाए, और मेरी खुद की भी रीडिंग की जो हैबिट है वो डेवलप होती जाए, आप लोगों के साथ बैठने का, बात करने का, इस तरह कैमरे के तवज्जुद से मौका मिलता रहे। और उसके साथ इसके भी मैंने ये रखा है कि इसको बिल्कुल ना नेचुरल एक अंदाज़ में लेके चला जाए। इस तरह कोई भी ऑर्डिनरी मेरी तरह का स्टूडेंट कोई भी जो घर बैठ के पढ़ रहा है, तो उसको किस तरह के मसाइल सामना करने पड़ेंगे अगर वो इनको ये रीडिंग करता है, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो हम पढ़ते जाएँगे, कोई चीज़ अगर हमको नहीं समझ आएगी तो उसको हम सर्च भी साथ कर लेंगे, डिक्शनरी खोल के या किसी और तरीके से ऑनलाइन सर्चिंग करके बिल्कुल इसको नेचुरल वे में पढ़ा जाएगा। अच्छा, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसको मार्क कर लेंगे, कल उसको ज़्यादा उस पर तहकीक करके या रिसर्च करके आ जा सकता है, लेकिन उसको पहले से पढ़ के मुकम्मल तैयारी करके बैठने का मेरा इरादा नहीं है। इसी तरह इसको नेचुरल तरीके में ना, नेचुरल फ्लो में जिस तरह कोई इंसान रीडिंग करता है, इसको उसी तरह लेके चलने का इरादा है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो है क्रिमिनल का मेजर एक्ट है, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले इसमें 85 के करीब जो मुख्तलिफ कानून हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले जिससे ये स्टार्ट हो रहा है, तो वो है पाकिस्तान पीनल कोड 1860। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 6 अक्टूबर 1860 को ये किया गया था, प्रोमलगेट किया गया था। उसका चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन है, प्रीएम्बल से स्टार्ट हो रहा है। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर पाकिस्तान। एक्सपीडिएंट मतलब इंटेंडेड, ये इरादा किया जाता है कि ये पूरे पाकिस्तान में एक जनरल जो पीनल कोड है उसको मुहैया करेगा। इट इज़ इनेक्टेड एज़ फॉलोज़। इसमें ये कुछ है, नीचे इसका साइनॉप्सिस दिया हुआ है, जिसमें इस चैप्टर का मेरे ख्याल में शायद ये जो भी है उसका एक हल्का सा एक खाका दिया हुआ है कि इसमें क्या चीज़ है। उसमें एक्विटल है, कोर्ट एक्ट ऑफ कोर्ट है, कंडोनेशन ऑफ डिले, कन्विक्शन, कोरॉबरेशन, क्रिमिनल ट्रायल, डिफेंस, फ्रॉड रिलेटिंग डॉक्यूमेंट, जो भी है कुछ आगे हमने पढ़ना है ना, उसका सारा यहाँ पर साइनॉप्सिस दिया हुआ है। आगे इसका पॉइंट 1 है, इसके साथ-साथ ना जो मेजर एक्ट के साथ कमेंट्री होती है। तो अब इसकी कमेंट्री में उसने लिखा हुआ है अबेट। अबेट का मतलब होगा लेसन करना, किसी चीज़ को ना कम करना, तख़फ़ीफ़ करना। वन ऑफ द कन्विक्ट डाइंग, कि एक बंदा तो मर रहा था, अपील नॉट अबेटेड, तो उसकी जो अपील है उसमें तख़फ़ीफ़ नहीं की गई। ये 1989 एमएलडी 3730 की ये जजमेंट है। अच्छा, दूसरी है कन्विक्ट डाइंग ट्राइंग टू एस्केप इन जेल ब्रेकअप, सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट अबेटेड, कि अगर कोई इंसान जेल से भागते हुए वो मर जाता है इसी कश्मकश में, इस कोशिश में, तो उससे उस पर जो फ़ाइन था उसको कम नहीं किया गया। ये इसकी जो जजमेंट साइटेशन है वो PLD 1987 कराची 250।
अच्छा, आगे है अबैटमेंट। अबैटमेंट होता है कि किसी के जुर्म में किसी तरह से मदद करना, एयानत करना। चार्ज ऑफ अबैटमेंट अगेंस्ट को अक्यूज्ड वाज नॉट प्रूव्ड as there was no evidence against them to show that in fact they had extended any help to other accused in their criminal act and made any abetment, कि जो उसके खिलाफ था, अक्यूज्ड के खिलाफ अबैटमेंट का जो चार्ज था वो नहीं साबित हुआ, इस वजह से कि कोई सबूत ही नहीं था जो ये शो करता कि इन्होंने किसी तरह की कोई मदद उसकी की थी। ये है PLJ 2005 CRC पेशावर 438, ये इसकी साइटेशन है। आगे एब्सकॉन्डेंस। एब्सकॉन्डेंस है मतलब कोई इश्तिहारी हो जाता है किसी जगह से, फिर चला जाता है, फिर वहाँ पे आता नहीं है, पेश नहीं होता। नो डाउट नॉट सफिशेंट टू कन्विक्ट एन एक्यूज्ड, कि अच्छा ये है कि अगर कोई इश्तिहारी हो जाता है, एब्सकॉन्डर हो जाता है, लाजमी नहीं है कि वो उसको ये सफिशेंट नहीं है उसको कन्विक्ट करने के लिए। बट अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ कोरबरेटिव एविडेंस, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ कोरबरेटिव एविडेंस ये हो सकता है, ये लाजमी, ये सफिशेंट नहीं है कि उसको कन्विक्ट मत ना दे, लेकिन ये कोरबरेटिव एविडेंस के तौर पर ये सफिशेंट हो सकता है। ये 2004 PCRLJ 1129। However, not the evidence of the charge and in absence of any other corroborative evidence itself not sufficient to base conviction। ताम अगर कोई और सबूत नहीं है, कोई और corroborative evidence मौजूद नहीं है, तो फिर सिर्फ ये होना कि वो एब्सकॉन्डर है तो ये इसको कन्विक्ट नहीं करता, ये कन्विक्शन के लिए कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं फराहम करता। ये है साइटेशन 2004 PCRLJ 1138। अच्छा, आगे है एक्विटल के बारे में। Honorable acquittal is a phenomenon totally alien to the Criminal Procedure Code 1898। कि जो हमने ड्रामों में, फिल्मों में सुना है ना, बाइज़्ज़त बरी करना, ये कहता है कि कोई क्रिमिनल जो है CRPC उसमें इसकी इस तरह की कोई टर्म नहीं इस्तेमाल की गई हुई। एज सच द सेम इज़ एज सेल्फ कॉइन टर्मिनोलॉजी नॉट सपोर्टेड बाय द कोड। इसकी कोड किसी तरह से इसको सपोर्ट नहीं करता, ये खुद से घड़ी हुई टर्मिनोलॉजी है। Effect of withdrawal under this section is only that if the withdrawal occurred before the framing of charge, it entailed upon the discharge of accused। ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है कि अगर कोई विड्रॉल करता है बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फ्रेम करने से पहले अगर कोई विड्रॉ करता है तो ये फिर हो जाएगा इस पर अक्यूज़ड को, जो इसका नतीजा ये होगा कि अक्यूज़ को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एंड इफ़ इट इज़ अकर्ड आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, लेकिन अगर ये होता है चार्ज फ्रेम हो गए उसके बाद कोई विड्रॉल होता है, इट इंटेल्ड अपॉन द इक्विटल, तो फिर क्या हो जाएगा कि वो उसको इक्विट कर दिया जाएगा, यानी या तो डिस्चार्ज होगा या इक्विटल होगा। यह है PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 1060। अच्छा, ऑल इक्विटल्स आर ऑनरेबल, तमाम जितने भी इक्विटल्स होते हैं वो ऑनरेबल ही होते हैं। एंड देयर कैन बी नो इक्विटल विच मे बी सेड टू बी डिसऑनरेबल, कि कोई ऐसा इक्विटल नहीं होता जिसको हम कहेंगे वो बाइज़्ज़त बरी नहीं है। सारे जितने भी हैं इक्विटल होते हैं वो बाइज़्ज़त ही बरी होते हैं, किसी को कोई बेइज्जत करके थोड़ी बरी किया जाता है। 1998 SCMR 1993। अच्छा, वंस अ कोर्ट पासिस एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल और कन्विक्शन, जब कोई कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है या इक्विटल का या कन्विक्शन का, इट बिकम्स फंक्शंस ऑफिशियो क्वा द एक्यूज्ड। अच्छा, ये एक लैटिन टर्मिनोलॉजी है, फंक्टस ऑफिशियो, कि जो उस अथॉरिटी को वेस्टेड राइट थे, जितनी वो अथॉरिटी थी उतने उन्होंने अपने फ़राइज़ अदा कर दिए हुए हैं। कि यानी कोर्ट ने अगर या तो किसी को इक्विट कर दिया या उसको इक्विट कर दिया या कन्विक्ट कर दिया, तो उनकी उस जो था एक्यूज़ड उसके मुतालिक उसकी जो अथॉरिटी थी वो मुकम्मल हो गई। तो ये लाजमी नहीं है कि वो साथ इसके साथ ऑनरेबल या डिसऑनरेबल लिखें, या उन्होंने कन्विक्ट करना है या उन्होंने इक्विट करना है, बस यहाँ तक जब वो कर देंगे एक्यूज़ड के बारे में, तो उसके बाद उनकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। ये है PLD 1998 लाहौर 239। आगे 5 पॉइंट है एक्ट ऑफ कोर्ट। नो पार्टी शुड सफ़र ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग्स कमिटेड बाय जुडिशियल फंक्शनरीज़, कि अगर कोई काम गलत करते हैं जुडिशियल फंक्शनरीज़ तो उसको उस पर किसी पार्टी को सफ़र नहीं करना चाहिए। यह है 2001 SCMR 424, और दूसरी ये साइटेशन साथ ही है PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट 427। अ पार्टी कैन नॉट बी मेड टू सफ़र फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय कोर्ट,
किसी पार्टी को अगर कोर्ट की जानिब से कोई गलती हुई है तो उसको सफ़र नहीं करने दिया जा सकता। ये है 2000 YLR 799। मिस्टेक ऑफ द कोर्ट शुड नॉट प्रेजुडिस एनीवन। ठीक है, जो कोर्ट ने अगर कोई मिस्टेक की है तो वो किसी को प्रेजुडिस ना करे। 2000 YLR 2976। मिस्टेक ऑफ कोर्ट शुड नॉट प्रेजुडिस एन एक्यूज्ड। पहले था कि किसी एनीवन, और यहाँ आ गया एक्यूज को वो प्रेजुडिस ना करे कोर्ट का कोई भी मिस्टेक है। यह 2002 PCR LJ 605। द एक्ट ऑफ कोड और कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग मस्ट बी सो जस्ट एंड ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ पार्टीज़। के कोर्ट का इस तरह का रवैया होना चाहिए, इस तरह का एक्शन होना चाहिए कि वो पार्टीज़ को मुकम्मल सेटिस्फेक्शन फराहम करे कि बिल्कुल फेयर एक ट्रायल हुआ है। ये है जी PLJ 2004 लाहौर 891। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ड्राइव देयर पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द लैंड। जो अथॉरिटीज़ के पास पावर होती है, एजेंसीज़ के पास, इंतज़ामी जो एजेंसीज़ हैं, वो लॉ के ज़रिए या कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए होना चाहिए उनके पास जो पावर, वो इसी से लेती हैं। देयरफॉर दे आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर पावर इन अ गिवन केस आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। लिहाजा उनको जो भी उनसे ये मुतालबा किया जाता है कि जब भी वो कोई काम करें, अपनी पावर को एक्सरसाइज करें, तो इस चीज़ को जो सर्कमस्टांसेस हैं और जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको उनसे माइंडफुल उनको रहना चाहिए, उसको जहन में रखना चाहिए। विद इन डिलिमिटेड एरिया ऑफ देयर अथॉरिटी। जो उनको अथॉरिटी है उसका जो लिमिटेड एरिया है उसके अंदर रहते हुए उनको अपनी ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करना चाहिए, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना चाहिए। फंक्शनरीज वाइल डूइंग सो आर बाउंड टू डिसाइड मैटर बाय इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड फ्री फ्रॉम। अच्छा, जब फंक्शनरीज़ ऐसा कर रहे हैं कि वो किसी मामले को डिसाइड कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड करें, अपने आज़ाद जहन का इस्तेमाल करें, फ्री फ्रॉम एक्सट्रेनियस इन्फ्लुएंस डिक्टेशन फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज हाउसोएवर हाई दे मे बी। और वो किसी भी जो दूसरा है बाहर का दबाव, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना, उसका दबाव को कबूल ना करें। किसी बैरूनी मदाखलत को, किसी बैरूनी दबाव को वो कबूल ना करें, बल्कि आज़ाद सेहन से फ़ैसला करें। यह जी PLJ 2004 लाहौर 1372। Nobody is to be penalized by the inaction of the functionaries। के अगर फंक्शनरीज़ ने ही काम नहीं किया, उनके इनएक्शन की वजह से हम किसी को पेनलाइज नहीं कर सकते। यह है PLD 2004 लाहौर 815। आगे है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। A crime-free society can only be set up if every citizen, irrespective of his color, creed, religion and status, is provided justice। कि किसी भी जो ऐसी सोसाइटी जिसमें जुर्म नहीं है, क्राइम फ्री सोसाइटी का अगर हम क़याम करना चाहते हैं तो ये लाजमी है कि ऐसे मुआशरे का क़याम किया जाए जहाँ तमाम लोगों को उनके रंग, मज़हब, नस्ल, उनके अकायद वगैरह से ऊपर बाला जाकर उनको इंसाफ फराहम किया जाए। प्रोवाइड जस्टिस, उनको इंसाफ फराहम करनी। इन दैट रिस्पेक्ट कोर्ट कैन प्ले अ वाइटल मेजर रोल। और जो कोर्ट है वो इस मामले में सबसे अहम किरदार अदा कर सकती है। ये जी PLJ 1996 CRC 1411। Unfortunate tendency of our society is to implicate and include names of innocent persons along with real offenders। जैसे हमारी सोसाइटी में ये है कि जो एक बंदे ने काम किया तो उसके साथ 4-5 और वैसे ही नाम लिखवा दिए जाते हैं FIR वगैरह में कि उसके यानी एक जिस बंदे ने जुर्म किया उसका तो साथ नाम लिखवाया जाता है, उसके साथ 3-4 बंदे को और वैसे इम्प्लीकेट कर दिया जाता है हमारी सोसाइटी में। फॉर दिस रीज़न द प्रिंसिपल ऑफ द सिफ्टिंग द ग्रेन आउट ऑफ शेफ हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। तो इसके लिए फिर ये ज़रूरी है कि तो माशरे की ये टेंडेंसी है कि एक बंदे ने काम किया होता है और 3-4 को उसके साथ वैसे ही नाम लिखवा दिया जाता है। तो उसके लिए फॉर दिस रीज़न द प्रिंसिपल ऑफ सिफ्टिंग द ग्रेन आउट ऑफ शेफ हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। तो उसके लिए फिर ये ज़रूरी है कि वो छान फटक की जाए कि जो असल ऑफेंडर है उसी को सज़ा मिले, दूसरों को ना मिले। ये रूल अप्लाई करना चाहिए। ये है PLJ 1996 CRC 1108।
Fair play, good conscience, and equity demand that where victim is a person prosecuting a remedy for his behalf agrees to a concession by forgiving act of an accused, court should lean in favor of grant of concession by dispensing justice with mercy rather than creating hardships. ये है कि अगर ये फेयर प्ले और या गुड कॉन्शियस ये यही है, इक्विटी यही डिमांड करती है कि अगर कोई विक्टिम जो है वो या वो पर्सन जो प्रोसिक्यूट कर रहा है, अगर वो अपने बिहाफ पे कुछ नरमी दिखा रहा है, कोई कंसेशन देने की कोशिश कर रहा है, तो फिर कोर्ट को भी चाहिए कि वो डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस के लिए वो भी कुछ मर्सी दिखाए और हार्डशिप्स क्रिएट ना करे, रदर वो भी दूसरा रवैया इख्तियार करे कंसेशन का। अच्छा, अवार्ड ऑफ सेंटेंस। Discretion vests in the court in awarding adequate sentence, but it is required to be exercised judicially. कि सज़ा देने का जो इख्तियार है वो कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो भी किया जाए वो जुडिशली किया जाए, मुनसिफाना तौर पर किया जाए। PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 321। वेयर एन एक्यूज कुड नॉट गेट प्रॉपर लीगल एडवाइस एंड इम्प्लीकेटेड हिमसेल्फ ब्लाइंडली इन द केस, उसको कोई पता नहीं था, उसने अंधाधुंध अपने आप को उसमें फंसा लिया। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मिटिगेशन सर्कमस्टांस इन हिज फेवर, तो अब जो है ये उसके लिए ये एक मिटिगेशन की सर्कमस्टांस हो सकती है। वेरी एक्ट ऑफ कंसेशन वॉलंटरली मेड बाय द एक्यूज शुड ऑर्डिनरी टेक हिज केस आउट ऑफ एम्बिट ऑफ स्वेयर पनिशमेंट, और वो जो कन्फेशन अगर कर ले वॉलंटरली तो फिर इसको स्वेयर पनिशमेंट के एम्बिट में से उसको निकल जाना चाहिए। एंड ब्रिंग टू एन एरिया ऑफ लेसर पनिशमेंट, और सज़ा उसकी कम हो जानी चाहिए। फिर उसने खुद फंसा लिया और फिर कन्फेस भी कर लिया तो फिर सज़ा कम हो जानी चाहिए। दिस बीइंग एन एक्सेप्टेड नॉर्म इन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, और यही आम जो महज़ब मुआशरा है उसमें यही एक्सेप्ट किया जाता है। यह है PLD 2002 लाहौर 200 10। बेनिफिट ऑफ डाउट उसके बारे में। Creating a reasonable doubt in a prudent mind about the guilt of accused makes him entitled to benefit of doubt, not as a matter of grace and concession but as a matter of right। कि अगर कोई रीज़नेबल डाउट किसी भी एक्यूज्ड के जुर्म के बारे में, उसके गिल्ट के बारे में पैदा हो जाए, अगर डाउट पैदा हो गया तो अब ये मैटर ऑफ ग्रेस एंड कंसेशन नहीं है, रदर इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट, ये उसका हक है। 2009 SCMR 230 और 2001 PCRLJ 1365। If there is one circumstance which creates a reasonable doubt in prudent mind about guilt of accused, अगर कोई एक भी ऐसा सर्कमस्टांस है जो उसके बारे में उसके गिल्ट के बारे में कोई डाउट पैदा करता है, ही वुड बी इंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ डाउट नॉट एज अ मैटर ऑफ ग्रेस और कंसेशन और एज मैटर ऑफ राइट। ये भी वही बात है जो पहले हम कर चुके हैं। 2002 PCRLJ 1312। बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू एक्यूज्ड एज ऑफ राइट, उसका राइट के तौर पर उसको जाता है। वेयर देयर इज रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ डिफेंस प्ली बीइंग ट्रू, बेनिफिट ऑफ डाउट मस्ट गो द एक्यूज्ड, जहाँ वो जो उसने प्ली ली है डिफेंस के लिए वो सही साबित हो रही है तो फिर भी बेनिफिट ऑफ जो डाउट है वो एक्यूज के लिए जाएगा। 2000 PCRLJ 1423। वन रीजन रिकॉग्नाइज्ड इन लॉ अलोन इज सफिशिएंट फर्निश अ बेस is sufficient to furnish a base, शायद होना चाहिए, furnish base for an order or finding of court in judicial matter and for that object many reasons are not required, कि कोई अगर एक भी रीज़न मिल जाती है तो वो भी सफिशेंट होगी कोर्ट के लिए किसी ऑर्डर को लिखने के लिए, और बहुत ज़्यादा जो हैं जो रीज़न्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। अगर एक चीज़ है तो फिर वो भी काफ़ी है। ये जी 2004 PCRLJ 1772। अच्छा, आगे है बर्डन ऑफ प्रूफ। इनिशियल ओनस ऑफ प्रूविंग द चार्ज इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन एंड इट शिफ्ट्स टू द एक्यूज्ड ओनली इफ इन अ स्पेशल सिचुएशन, के जो चार्ज को प्रूव करने का ओनस है ये प्रोसिक्यूशन पर ही होता है और कोई स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें ये शिफ्ट हो जाए। PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट 56। Defense plea of the accused even if no is not
supported by any evidence direct or circumstantial and is discarded being improbable, still it will not be a circumstance to prove a guilt of an accused, and the prosecution has to establish its case by standing on its own legs. कि जो डिफेंस प्ली है वो जो दूसरे एविडेंस है उसके साथ सपोर्ट नहीं भी हो रही, नॉट सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल, ना कोई डायरेक्ट और ना कोई वाकयाती जो एविडेंस है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, और एंड इज डिस्कार्डेड बीइंग इम्प्रोबेबल, और ये भी है कि उसको डिस्कार्ड किया जाता है ये समझ करके कि ये यकीन ये बात कोई ये इम्प्रोबेबल है, लाजमी नहीं कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसमें इम्प्रोबेबल है। स्टिल इट विल नॉट बी अ सर्कमस्टांस टू प्रूव अ गिल्ट, लेकिन फिर भी ये गिल्ट नहीं साबित करता, और जो डिफेंस है उसको जो है प्रोसिक्यूशन है उसको अपना केस अपनी ही बुनियाद पर साबित करना होगा। यह है PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट। चलें आगे फिर नमाज के बाद मिलते हैं। अच्छा, जो उससे पहले हमने पढ़ा था कि प्रोसिक्यूशन अगर डिफेंस प्ली है वो कोई ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है, फिर भी डिफेंस जो प्रोसिक्यूशन है उसको अपना केस खुद साबित करना होगा। यह PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 643। General principle is that prosecution is to prove the case against the accused beyond doubt, and such burden does not shift from prosecution even if accused takes up any particular plea and fails in it। कि जनरल प्रिंसिपल यही है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस खुद साबित करना है। अगर किसी ने कोई डिफेंस की प्ली ली भी है और वो उसको साबित नहीं कर पाता, फिर भी ये काम प्रोसिक्यूशन का ही है, उसी पर ऑनर्स टू प्रूव है कि उसी ने साबित करना है। यह PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 1। इन क्रिमिनल केसेस इट रेस्ट्स ऑन द prosecution which is duty bound to prove its case against the accused beyond reasonable doubt। जो क्रिमिनल केसेस हैं ये बात अपनी जगह रहती है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसी ने साबित करना है अपने केस। 1993 SCMR 417। If any single and slightest doubt is created, its benefit must go to the accused। कि अगर कोई हल्का सा भी डाउट पैदा होता है तो इसका जो फ़ायदा है वो जाना चाहिए accused को। ये है 2002 PCRLJ 377। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, तो कल इंशाल्लाह हम इससे आगे इसको पढ़ेंगे। आज तुमने वैसे थोड़ा पढ़ा है, आगे से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैक्सिमम हो सके आसानी से उसको रीड किया जाए। तो इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।